नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं देश तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। एक तरफ सरहद पर चीन से तनाव बरकरार है, दूसरी तरफ सियासत धुआंधार है। राहुल गांधी चीन के मसले पर मोदी सरकार को लगातार घेर रहे हैं, मगर आज उन्होंने पीएम के लिए सुरेंद्र मोदी का ट्वीट किया तो बीजेपी बेफर पड़ी। अब सियासी गलियारा गर्म हो चला है, सियासत पर लग चुका है ग्रहण। ये रिपोर्ट देखिए। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। सर्वदलीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही कहा था कि हमारी सीमा में किसी तरह की कोई घुसपैठ नहीं हुई है, मगर पीएम के इस बयान को विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधने का तीर बना लिया। चीन के मसले पर यूं तो राहुल गांधी लगातार सरकार पर हमलावर हैं, मगर उन्होंने आज ट्वीट किया। नरेंद्र मोदी वास्तव में हैं सुरेंद्र मोदी। राहुल गांधी ने यह ट्वीट जापान टाइम्स में लिखे एक आर्टिकल को शेयर करते हुए कहा है। इस लेख का सार यह है कि मोदी द्वारा चीन को खुश किए जाने के बावजूद चीन लगातार भारतीय क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहा है, लेकिन बीजेपी को राहुल का ट्वीट चुभ गया। बीजेपी की ओर से हमला बोला गया। कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी मर्यादा तोड़ रहे हैं, देश का अपमान कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी कहना ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जिस तरह की वो भाषा बोल रहे हैं, इस तरह की भाषा कोई दुश्मन देश का नेता भी भारत के प्रधानमंत्री के लिए नहीं बोल सकता है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने ट्वीट के जरिए सरेंडर कहा है। कांग्रेस के नेता ये भूल बैठे, जब वे प्रधानमंत्री जी को सरेंडर कहते हैं उसका अर्थ समूचा भारत देश और भारत की फौज सरेंडर। बीजेपी की ओर से कांग्रेस पर पलटवार किया गया, मगर कांग्रेस भी सरकार से उलझने का मौका नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस की ओर से फिर निशाना साधा गया। उसके बाद प्रधानमंत्री की ये टिप्पणी कि हमारी सीमा में कोई आया ही नहीं से क्या साबित होता है? चीन भी वही कह रहा है, प्रधानमंत्री मोदी भी वही कह रहे हैं, दोनों एक ही जबान में बात कर रहे हैं। तो हमारे सैनिक कहां शहीद हुए? किसकी सीमा में शहीद हुए? किसकी सीमा की रक्षा करते हुए शहीद? कांग्रेस चीन के मसले पर सरकार को घेर रही है। हालांकि पीएम के बयान के बाद पीएमओ ने सफाई दी थी कि पीएम के बयान का गैर जरूरी मतलब निकाला जा रहा है। बयान में कहा गया था कि भारतीय इलाका क्या है ये भारत के नक्शे से स्पष्ट है, मगर सफाई देने के बाद भी सियासत जोरदार है। मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। सियासी चाल इस देश की गहरी होती हुई चली जा रही है चीन के मसले पर। वहीं गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हुई सैन्य झड़प के बाद सरकार पूरी तरह से एक्टिव है। आज एक तरफ राजनाथ सिंह ने सीडीएस बिपिन रावत और तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक की, तो वहीं दूसरी ओर भारत सरकार ने भी सेना से जुड़ा एक अहम फैसला लिया। रक्षा मंत्री की बैठक में क्या क्या हुआ, मोदी सरकार ने सेना से जुड़ा हुआ फैसला क्या लिया है, वो हम आपको दिखा रहे हैं सामने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक में माना गया कि भारत ने सरहद पर कोई तनाव नहीं बढ़ाया है। इधर भारत सरकार ने सेना को इमरजेंसी फंड जारी किया है। इस फंड का इस्तेमाल सेना जरूरत के मुताबिक जरूरी चीजों पर करेगी। राजनाथ सिंह की बैठक में कहा गया कि दूसरा पक्ष अगर तनाव बढ़ाता है तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। इधर भारत सरकार ने सेना को 500 करोड़ रुपए का फंड जारी कर दिया है। राजनाथ सिंह की बैठक में कहा गया ग्राउंड जीरो पर सेना को हालात के मुताबिक फैसला लेने की खुली छूट है। तो वहीं दूसरी तरफ सेना को इमरजेंसी फंड का वित्तीय अधिकार तीनों सेना प्रमुखों को दे दिया गया है। रक्षा मंत्री की बैठक में क्या कुछ हुआ और उसके बाद भारत सरकार की ओर से किस तरह के ऐलान किए गए हैं, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मतलब साफ है कि सरकार पूरी तरह से सेना के हाथ खोल रही है
आपको बताते चले कि सेना प्रमुखों के साथ रक्षा मंत्री की बैठक में चीन से लगी सरहदों पर सेना की तैनाती की समीक्षा भी की गई है। तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने माना कि सेना पूरी तरह से मुस्तैद है और किसी भी हालात से निपटने के लिए हर तरह से सक्षम है। उधर 15 जून की रात गलवान घाटी में क्या हुआ था, आज तक के पास अब उस रात की एक्सक्लूसिव जानकारी है। चीन के साथ कब झड़प शुरू हुई और कैसे कर्नल संतोष बाबू और उनके कमान में लड़ रहे जवानों ने चीन को भारी नुकसान पहुंचाया, इस रिपोर्ट में जानिए। वे मारते मारते मरे। 15 जून की रात 16 बिहार रेजिमेंट के जवानों ने चीन की मौका परस्त फौज को जो सबक सिखाया है वो मिलिट्री इतिहास के सुनहरे शब्दों में दर्ज हुआ। उस झड़प की अब हर छोटी बड़ी जानकारी आज तक के पास है। लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत के दौरान ये तय हुआ था कि गलवान घाटी के पास से चीन अपना डेरा डंडा उठाएगा, लेकिन 15 जून को दिन भर इंतजार के बाद भी चीनी सैनिक अपनी जगह से नहीं हिले। शाम करीब 5 बजे कमांडिंग अफसर संतोष बाबू ने खुद चीनी फौज से बात करने की सोची। करीब 2 घंटे और इंतजार के बाद शाम करीब 7 बजे संतोष बाबू 35 जवानों जिसमें 2 मेजर स्तर के अधिकारी भी शामिल थे, चीनी खेमे में पहुंचे। चीनी कैंप पहुंचने के बाद भारतीय दस्ते को पहला झटका तब लगा जब वहां तैनात चीनी टुकड़ी को बदला हुआ पाया। सारे चेहरे नए थे और उनका व्यवहार दोस्ताना बिल्कुल नहीं था। भारतीय दस्ते को देखते ही चीनी सेना तुरंत हरकत में आ गई। जब कर्नल बाबू ने पोस्ट हटाने की बात कही तो अचानक चीनी सेना में एक ने कर्नल को जोर से धक्का दिया। इसके बाद तो पानी सिर से ऊपर निकल गया। कमांडिंग अफसर पर हमला होते ही भारतीय जवान चीनी सेना पर टूट पड़े। करीब 30 मिनट तक दोनों टुकड़ियों के बीच जबरदस्त हाथापाई हुई। भारतीय जवानों ने चीनी टेंटों को उखाड़ फेंका और आग लगा दी। चीनी भाग खड़े हुए, लेकिन उस झड़प से कर्नल संतोष बाबू समझ गए कि चिंगारी सुलग गई। उन्होंने तुरंत और बैकअप की मांग की। इस समय तक अंधेरा हो गया था और दृश्यता भी कम हो गई। कर्नल बाबू को जिस बात पर शक था वो सही निकला। चीनी सैनिक भागे नहीं थे, बल्कि चकमा देने के लिए गलवान नदी के किनारे दोनों तरफ घात लगाकर बैठे थे। जैसे ही कर्नल संतोष बाबू की टुकड़ी गलवान नदी के करीब पहुंची, उन्होंने अचानक धावा बोल दिया। ऊंचाई से पत्थरों से हमला किया गया। भारतीय फौज भी चीनियों पर टूट पड़ी। करीब 45 मिनट तक जवानों ने धोखे से किए गए इस हमले का जोरदार जवाब दिया, लेकिन एक पत्थर की वार से कर्नल संतोष बाबू गलवान नदी में गिर पड़े थे। लड़ाई खत्म हुई तो दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ था। 15 जून को गलवान नाले में चीनी सेना के साथ खूनी भिड़ंत के दौरान संख्या में कम होने के बावजूद भारतीय सैनिकों ने चीनी सेना के छक्के छुड़ा दिए। दरअसल 300 चीनी सैनिकों के मुकाबले में 100 बिहार रेजिमेंट के सैनिकों ने न सिर्फ चीनी सेना के अवैध टेंटों को उखाड़ा, बल्कि एक सैनिक ने 10 चीनी सैनिकों को मार भगाया। 11 बजे तक 16 बिहार रेजिमेंट के जवान और 3 पंजाब रेजिमेंट जरूरी मदद के साथ मौके पर पहुंचे। फिर रात में करीब 5 घंटे दोनों तरफ से पत्थरों से एक दूसरे पर निशाना साधा। फिर कहीं मुठभेड़ थमी। भारतीय फौज ने चीन को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया था। चीनी सेना के कई जवान मारे गए थे। वीर जवानों ने चीन को भयंकर सबक सिखाया, ऐसा सबक जो वो कभी नहीं भूल पाएगा। शिव अरूर के साथ मंचित ने की आज तक। इधर देश भर में चीन की करतूत पर आक्रोश भड़का हुआ है। हर कोई अपने स्तर पर चीन को सबक सिखाना चाहता है। यही वजह है कि लोगों ने चीन के सामानों का विरोध करना शुरू कर दिया है। शहर शहर विरोध की एक ही तरह की आवाज बुलंद हो रही है। 4 अलग अलग शहरों की ये तस्वीरें, मुरादाबाद, अयोध्या, दिल्ली और कानपुर की आप देख रहे हैं। कहीं होली जलाई जा रही है चीन के सामानों की, तो कहीं चीन के खिलाफ लोगों का आक्रोश मुर्दाबाद के रूप में। इधर कश्मीर में सुरक्षा बलों ने ठान लिया है कि वो आतंक के वायरस को खत्म करके ही मानेंगे। आज भी श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। तीनों आतंकी एक ही घर में छिपे हुए थे। आतंकवादियों की ओर से जमकर गोलाबारी हुई, लेकिन हमारे सुरक्षा बलों ने आखिरकार तीनों ही आतंकवादियों को पहुंचा दिया जहन्नुम।
श्रीनगर के जदीबल इलाके में बारूद की गंध धुली हुई है। गोलियों की आवाज घाटी के सन्नाटे को चीर रही है। ये गोलियों की गूंज जब खत्म हुई तो 3 आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा चुका था। जी हां, कश्मीर घाटी में आतंकियों पर कहर बनकर बरस रहे हैं हमारे सुरक्षा बल। सुरक्षा बलों ने ठान लिया है कि कश्मीर घाटी को आतंकी गोली से लहूलुहान करने का इरादा रखने वाले आतंकियों को मौत के घाट उतारना ही है। तभी तो शायद ही कोई ऐसा दिन बीते जब सुरक्षा बल घाटी में आतंकियों का काम तमाम न करें। सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि 3 आतंकी श्रीनगर के जदीबल इलाके में एक मकान में छिपे हुए हैं। श्रीनगर शहर में पूरी तरह से मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं, क्योंकि सुरक्षा बलों का कहना है कि किसी तरह का कोलेटरल डैमेज रोकने के लिए या किसी तरह का नुकसान रोकने के लिए आम जनता को ये उपाय किए जा रहे हैं। सभी रास्ते जो श्रीनगर शहर में डाउनटाउन की ओर जाते हैं उनको सील कर दिया गया है। आवाजाही पर रोक है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। रास्ते रोक दिए गए थे। इंटरनेट कनेक्शन बंद कर दिया गया था ताकि किसी भी तरह से आतंकियों को कोई मदद न मिल सके। सुरक्षा बलों ने आतंकियों से सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी और मुठभेड़ में 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। कश्मीर घाटी में इस साल अब तक 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। सिर्फ जून के महीने में अब तक 35 से ज्यादा आतंकी मारे गए। 19 जून को ही 2 एनकाउंटर में 8 आतंकियों का काम तमाम हुआ। 20 जून को भी कुलगाम में एक आतंकी को मार गिराया गया। सुरक्षा बलों का संदेश साफ है। घाटी की खूबसूरत फिजाओं में आतंकी साजिश रचने वाले हर शख्स का वही अंजाम होगा जो इन आतंकियों का हुआ। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। जून के महीने में ही 35 से ज्यादा आतंकवादियों को ढेर किया गया है और आज ये बड़ी खबर श्रीनगर से आपने देखी। आगे बढ़ते हुए इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको देते हैं। राजधानी दिल्ली से एक खबर है जहां पर आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। खुफिया ब्यूरो के मुताबिक आतंकी दिल्ली को निशाना बना सकते हैं। 4 से 5 आतंकवादियों के दिल्ली की ओर आने की खबर मिली है। बताया जा रहा है कि आतंकवादी जम्मू कश्मीर से ट्रक के जरिए राजधानी का रुख कर सकते हैं। इस खुफिया रिपोर्ट के बाद पूरी दिल्ली में अलर्ट जारी कर दिया गया है। जगह जगह सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। हर संदेहास्पद व्यक्ति पर कड़ी नजर पुलिस रख रही है। जो संदेह के घेरे में व्यक्ति है उस पर कड़ी नजर दिल्ली पुलिस की ओर से रखी जा रही है। खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली में बड़े आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट में बताया है कि जम्मू कश्मीर में मौजूद कुछ आतंकी तकरीबन 4 से 5 की संख्या में जो है वो ट्रक के रास्ते जम्मू कश्मीर से दिल्ली आने की फिराक में और यहाँ बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देना चाहते हैं, जिसके बाद दिल्ली में हाई अलर्ट कर दिया गया। इस वक्त मैं कनॉट प्लेस इलाके में मौजूद हूं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दिल्ली पुलिस की मौजूदगी है और तमाम जो गाड़ियां हैं, संदिग्ध लोग हैं, उनकी बाकायदा यहाँ पर चेकिंग की गई है। जिस तरह से अलर्ट में बताया गया है कि जो 4-5 आतंकी हैं, चूंकि जम्मू कश्मीर से ट्रक के रास्ते फल फ्रूट वो दिल्ली के आजादपुर मंडी आता है, तो लिहाजा उसमें छिपकर आ सकते हैं। उसके बाद से ये अलर्ट जारी किया गया है और खासकर जो दिल्ली का बॉर्डर का इलाका है वहां पर अलर्ट रहने को कहा गया है। इसको देखते हुए दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। उसके अलावा जो दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर स्क्वाड है, स्पेशल सेल, वो भी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अपनी नजर बनाए हुए है। कैमरामैन सत्या के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। अगर आपको भी कोई संदिग्ध नजर आए तो इसकी जानकारी तुरंत आप दिल्ली पुलिस को दें। उधर दिल्ली में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। रोज नए इलाकों में कोरोना का विस्फोट देखने को मिल रहा है जो कंटेनमेंट जोन में तब्दील हो रहे हैं। हालातों को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की, जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के अलावा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी शामिल हुए। दिल्ली में कोरोना का कोहराम जारी है, जहां हालात बेकाबू होते ही जा रहे हैं। होम क्वारंटीन को लेकर चल रहा दिल्ली सरकार और एलजी के बीच घमासान तो अब खत्म हो चुका है। एलजी ने होम क्वारंटीन खत्म करने के फैसले को हटा दिया है, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने भी होम क्वारंटीन को लेकर अब नए नियम बनाए हैं, जिसमें दिल्ली में कोरोना होने पर इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जिसे होम क्वारंटीन किया गया है उसके घर में कम से कम 2 कमरे होने चाहिए।
वहीं टॉयलेट निजी होना चाहिए ताकि परिवार के लोग सुरक्षित रहें और इलाके में क्लस्टर के हालात न पैदा हों। अगर शख्स को अस्पताल में एडमिट करने की जरूरत नहीं है और उसके घर में पर्याप्त सुविधा भी है, लेकिन वो कोविड सेंटर या पेड आइसोलेशन सेंटर में रहना चाहता है, तो उसके पास विकल्प रहेगा। घर में क्वारंटीन शख्स को सरकारी गाइडलाइन का पालन करना होगा और स्वास्थ्य सेवा देने वालों से लगातार संपर्क में रहना होगा, ताकि होम क्वारंटीन शख्स की सेहत में सुधार नहीं हो तो उसे कोविड अस्पताल में शिफ्ट किया जा सके। इस बीच कोरोना की जंग लड़ रहे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की सेहत में सुधार देखने को मिला है। सत्येंद्र जैन का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से किया जा रहा है, जिन्हें अब जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन दिल्ली की हालत कुछ खास ठीक नजर नहीं आ रही है। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 3630 नए केस सामने आए हैं, जो अब तक एक दिन में आई सबसे बड़ी संख्या है। वहीं 77 लोगों ने 24 घंटे में दम तोड़ा है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि 24 घंटे के अंदर 7725 लोग ठीक भी हुए हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसी के साथ दिल्ली में कोरोना के मामले 56,000 के पार पहुंच गए हैं। वहीं अब तक 2112 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 31,000 से ज्यादा लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। दिल्ली में टेस्ट की संख्या भी बढ़ा दी गई है। 24 घंटे में 17,000 से ज्यादा टेस्ट हुए, जिसके साथ ही दिल्ली में 3.5 लाख से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। वहीं 12,000 से ज्यादा मरीज होम क्वारंटीन हैं। दिल्ली के मांडोली जेल में एक कैदी की कोरोना से मौत हो गई। वहीं दिल्ली के प्रताप नगर इलाके में 11 गलियों को सील किया गया है, जिसमें 10 गलियों में 17 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। यहाँ से लगातार कोरोना के मरीज वो सामने आता रहे। उसके बाद से ये जो तमाम गलियां हैं, हमको दिखाना चाहूंगा, ये जो पूरा इलाका है, उस पूरे इलाके में जितनी ये गलियां हैं, इन गलियों को पूरी तरह से सील कर दिया गया। बहरहाल राजधानी में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, जहां कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। पंकज जैन के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मद्देनजर गृह मंत्री की जो बैठक चल रही थी, मुख्यमंत्री के साथ तमाम दूसरे लोग भी शामिल थे, वो बैठक फिलहाल खत्म हो चली है। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए हम आपको दिखाते हैं बीते 24 घंटे में कुल आंकड़ा अगर कोरोना संक्रमित लोगों का है तो वो कितना है और देश में इस वक्त तादाद कितनी चली गई है। देश में कोरोना का आंकड़ा 4 लाख के पार जा चुका है और बीते 24 घंटे की अगर हम बात करें तो करीब 14,000 नए केस सामने आए हैं। ये बीते 24 घंटे का हम आपको आंकड़ा देख रहे हैं। कुल केस देखिए बढ़ चुका है 15,413 कुल केस बीते 24 घंटे में कोरोना के ये केस हम आपको दिखा रहे हैं, जबकि 13,925 लोग ठीक हुए हैं, 306 लोगों की जान चली गई है। ये सिर्फ बीते 24 घंटे का आंकड़ा है और ये बड़ा आंकड़ा अपने आप में डराता है। वहीं अगर ओवरऑल अब तक के आंकड़ों की बात करें हिंदुस्तान की, 4,10,461 कोरोना के कुल केस, 2,27,756 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 13,254 लोगों की कोरोना की वजह से जान चली गई है। राज्यों की बात करें, राजधानी दिल्ली जिसकी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, 56,746 कुल संक्रमितों का आंकड़ा, 31,294 लोग ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र की बात करें 1,28,205, 64,153 ठीक हुए हैं, जबकि 5,984 लोगों की जान गई है। तमिलनाडु में 704 मौतें हुई हैं, 31,316 ठीक हुए हैं, जबकि कुल संक्रमित 56,845। तो ये स्थिति इस वक्त बनी हुई है अलग अलग राज्यों की, जिसमें सबसे ज्यादा परेशानी का सबब महाराष्ट्र, उसके बाद राजधानी दिल्ली, तमिलनाडु आपने देखा। उधर कोरोना संक्रमण के बीच आज स्वस्थ रहना एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में आज विश्व योग दिवस में पूरी दुनिया ने योग की साधना की ताकि बीमारियों को खुद से दूर रखा जा सके। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को योग के जरिए स्वस्थ रहने के मंत्र दिए। ये विश्व बंधुत्व के संदेश का आध्यात्मिक परंपरा में योग का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। आज पूरी दुनिया योग दिवस मना रही है। हिंदुस्तान से लेकर विदेश तक खुद को स्वस्थ रखने की इस प्रक्रिया का हिस्सा बड़ी संख्या में लोग बने। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में पीएम मोदी ने दुनिया को योग के जरिए स्वस्थ रहने का संदेश दिया।
ये कोरोना वायरस से ग्रसित जो लोग हैं वो पेशेंट उसका लाभ ले भी रहे हैं। योग की ताकत से उन्हें इस बीमारी को हराने में मदद मिल रही है। साथियों, योग से हमें वो आत्मविश्वास और मनोबल भी मिलता है जिससे हम संकटों से जूझ सके। मोदी के अलावा देश के बड़े बड़े नेताओं ने योग साधना कर दुनिया को स्वस्थ रहने का संदेश दिया। शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी और गिरिराज सिंह समेत कई मंत्रियों ने आज दिन की शुरुआत योग के साथ की। हरिद्वार में बाबा रामदेव ने सुबह पतंजलि योग पीठ में योग की दीक्षा दी, जिसमें मुस्लिम बच्चे भी परिजनों के साथ योग करते नजर आए। वहीं आर्मी के जवानों ने भी पहाड़ों से लेकर रेगिस्तान तक योगाभ्यास किया। लद्दाख में आईटीबीपी के जवानों ने बर्फीली सतह पर योग किया। खारदुंगला में 18,000 फुट की ऊंचाई पर जवान योग करते नजर आए। वहीं उत्तराखंड की पहाड़ियों पर भी जवानों ने योग का संदेश पूरी दुनिया को दिया। इसके अलावा राजस्थान की सीमा पर भी जवान योग के जरिए शांति और स्वस्थ रहने का संदेश देते देखे गए। दुनिया भर में योग के अलग अलग रंग देखने को मिले। अमेरिका, इंग्लैंड, साउथ कोरिया, हर जगह कई लोगों ने योगाभ्यास अपने अपने अंदाज में किया। जब दुनिया बीमारी से जंग लड़ रही है, ऐसे वक्त में योग का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए योग से बेहतर कुछ नहीं। आज तक ब्यूरो। 2015 से ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया मना रही है। आपने अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें देखी। उधर उत्तर पूर्वी भारत में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र मिजोरम की राजधानी आइजॉल में था। भूकंप की झटके असम, मेघालय और मणिपुर में भी महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.1 दर्ज की गई है। करीब 4:15 बजे धरती हिली तो लोग दहशत में आ गए और अपने घरों से बाहर निकल आए। गुरुवार को भी मिजोरम में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। थोड़ी देर के लिए डर और दहशत का आलम वो हिस्से आपको दिखा रहे हैं जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। मेघालय, मिजोरम, असम, मणिपुर। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.1 की थी। इधर लखनऊ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने कार चोरी करने वाले एक बड़े गिरोह को दबोच लिया है। बताया जा रहा है कि 10 करोड़ की चोरी की गाड़ियों को बरामद किया गया है इनके पास से। ये लंबी कतारें आप देख रहे हैं चोरी की गाड़ियों की। बड़ा गिरोह जो काफी दिनों से काम कर रहा था, पुलिस को तलाश थी और आज लखनऊ पुलिस को मिली है ये बड़ी कामयाबी। एक नजर में आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा किसी पार्किंग की ये तस्वीरें हैं, लेकिन ये तमाम गाड़ियां चोरी की गई हैं। इसी के साथ देश तक में आज के लिए बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आगे जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।